Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 29th of March 2023. First news after Rahul jibe at Savarkar, Pawar tells Congress to tone down. तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर वीर सावरकर के बारे में इंपॉर्टेंट है। तो वीर सावरकर के बारे में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं जिससे कि क्वेश्चन बनेगा। तो इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की थी जिसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी। इसके अलावा ये यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस से जुड़े हुए थे। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है? इंडिया हाउस के फाउंडर थे श्यामजी किशन वर्मा और फ्री इंडिया सोसाइटी। तो आपको यहाँ पर अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया हाउस के बारे में पता होना चाहिए और फ्री इंडिया सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए। बाकी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार सुन लेना चाहिए आपको। ये प्रेसिडेंट थे हिंदू महासभा फ्रॉम 1937 टू 1943। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसमें कि यहाँ पर 1857 सिपाही म्यूटिनी की बात की गई थी। इन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंदुत्व, हु इज हिंदू। इनको 1909 में अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों अरेस्ट किया गया था? तो इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे कि ये एक आर्म्ड रिवोल्ट प्लान कर रहे हैं अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। 1910 में इनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि ये कनेक्टेड थे विद द रिवॉल्यूशनरी ग्रुप इंडिया हाउस। अभिनव भारत सोसाइटी और यंग इंडिया सोसाइटी ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसको कि फाउंड किया गया था वीडी सावरकर और इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा इन 1904। इनिशियली फाउंडेड एट नासिक as Mitra Mela, the society was associated with several revolutionaries and political activists with branches in various parts of India and London. इंडिया हाउस तो इंडिया हाउस के फाउंडर थे श्यामजी किशन वर्मा इन 1905 इन लंदन, और इसको यहाँ पर खोला गया था नेशनलिस्ट व्यूज को प्रमोट करने के लिए अमंग इंडियन स्टूडेंट्स इन लंदन। फ्री इंडिया सोसाइटी तो सावरकर लंदन गए थे 1906 में और वहाँ पर उन्होंने फाउंड किया था फ्री इंडिया सोसाइटी को बेस्ड ऑन द थॉट्स ऑफ द इटालियन नेशनलिस्ट मजनी, और सावरकर ने यहाँ पर बायोग्राफी भी लिखी थी मजनी की। तो आपको यहाँ पर बस ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस पता होना चाहिए कि इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की जिसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी, और बाकी 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये जुड़े हुए थे जिसका नाम था इंडिया हाउस एंड द फ्री इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट है ईपीएफओ बोर्ड रेकमेंड्स 8.15% इंटरेस्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो ईपीएफओ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप भूल गए तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। ईपीएफओ का स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। यहाँ पर जो न्यूज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 23 इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.15% रेकमेंडेड बाय द ईपीएफओ। तो ईपीएफओ सिर्फ यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को रेकमेंड कर रहा है। तो ईपीएफओ बोर्ड ने यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट रेट को रेकमेंड किया है। जो रेटिफिकेशन आएगा ये आएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री से। लास्ट ईयर द लेबर मिनिस्ट्री एस्टिमेटेड अ सरप्लस ऑफ ₹350 to 400 करोड़ और रेकमेंड किया गया था 8.1% इंटरेस्ट रेट। और अगर हम देखें तो लास्ट ईयर यहाँ पर डेफिसिट रहा है 197 करोड़ का, और यहाँ पर तो इंटरेस्ट रेट को थोड़ा और इंक्रीज करने की बात की गई है, तो हो सकता है कि डेफिसिट यहाँ पर और ज़्यादा रहे। नेक्स्ट है when institutions of eminence open sports strings campuses get a range of benefits IISc to IITs DU to BHE। तो हम लास्ट 2 डेज से डिस्कस कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस के बारे में। हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस के बारे में कि इनको यहाँ पर ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रॉमिस की गई थी। ये कहा गया था कि रेगुलेटरी आर्किटेक्चर से आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट उनको फंडिंग प्रोवाइड कर रही थी। बेसिकली जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उसमें हर पब्लिक इंस्टीट्यूशन को ये कहा गया था जिनको कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का टैग मिलेगा कि आपको यहाँ पर 1000 करोड़ तक के दिए जाएंगे पैसे। तो जो बजटरी ग्रांट मिलता है वो तो मिलेगा ही। फॉर एग्जांपल आईआईएससी को जो यहाँ पर बजट में ग्रांट मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा भी यहाँ पर 1000 करोड़ तक प्रॉमिस किया गया था। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कोई भी फंडिंग प्रॉमिस नहीं की गई थी। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को फिर क्यों चाहिए था इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस टैग? तो उसका रीज़न ये था कि उनको यहाँ पर ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती और यहाँ पर रेगुलेशन कम से कम होता। लेकिन उसके बाद हमने कल देखा जब इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया कि एक्चुअली यहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ये अभी तक गवर्नमेंट के साथ MOU नहीं साइन कर पाए हैं। और इसके अलावा जो इनको ये कहा गया था कि आपको यहाँ पर ऑटोनॉमी दी जाएगी, हमें बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म देखने को मिल रहा है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली इनको जो प्रॉमिस किया गया था वो भी इनको नहीं मिल रहा है। लेकिन जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है जिनको कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का टैग मिल चुका है उनको यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिसर्च लैब्स को अपग्रेड किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, हॉस्टल्स बनाए गए हैं। अगर आपको पेस ज़्यादा लग रहा हो तो आप सेटिंग्स में जाकर कम कर सकते हो। द डिफरेंस इज विजिबल एंड टेलिंग। On one side, the government is dragging its feet on awarding the institutions of eminence status to 4 selected private campuses, while 4 others in this category that got the institutions of eminence tag are yet to realize its promised benefits. तो अगर हम यहाँ पर बात करें हायर एजुकेशन हैज़ हेल्प्ड 8 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, और जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स और ग्रोथ देखने को मिला। बेसिकली ये जो यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको कम से कम 500-600 करोड़ रुपए तो मिले ही हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस टैग मिलने के बाद। सो फार द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैव बीन ऑफिशियली नोटिफाइड एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस अंडर द गवर्नमेंट कैटेगरी।
और उसके बाद इन्होंने इन्वेस्ट किया है स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च में, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पोस्ट डॉक्टोरल scholars constructing new hostels and classrooms under the scheme the government institutions in addition to more autonomy। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आपको यहाँ पर ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, रेगुलेटरी कंट्रोल उतने नहीं होंगे जितने होते हैं, आपको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 1000 करोड़ तक का ओवर एंड अबव जो आपको बजटरी ग्रांट्स मिलते हैं। तो जो बजट में ग्रांट्स मिलते हैं वो तो मिलेंगे, उसके अलावा यहाँ पर 1000 करोड़ तक आपको और दिया जाएगा। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस है उनको यहाँ पर ऑटोनॉमी प्रॉमिस की गई थी, लेकिन फंड्स प्रॉमिस नहीं किए गए थे। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जिनको यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का टैग मिला है उनको सिर्फ यहाँ पर ऑटोनॉमी प्रॉमिस की गई थी, ये गवर्नमेंट कोई फंडिंग नहीं देने वाली थी इनको। टुडे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स एट ईच ऑफ द 8 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एक्नॉलेज कि इसकी वजह से जो भी इनको फंड्स मिले हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का टैग मिलने के बाद, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हुआ है, रिसर्च एंड एकेडमिक रिफॉर्म्स हुए हैं ऑन द करंट स्केल, जो कि तभी पॉसिबल हो पाई क्योंकि इनको यहाँ पर IOE का स्टेटस मिला है। आगे चलते हैं। प्रोटेस्ट बाई वायलेंट मीन्स कैन नेवर बी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो हाई कोर्ट का क्या कहना है? तो बेसिकली हाई कोर्ट का ये कहना है कि डिसेंट ज़रूरी होता है, डिसेंट को सप्रेस नहीं करना चाहिए, लेकिन वायलेंट मीन्स के द्वारा प्रोटेस्ट ये कभी डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं हो सकता है। तो प्रोटेस्ट बाई वायलेंट मीन्स कैन नेवर बी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, दो इन अ डेमोक्रेसी देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ डिसेंट बीइंग सप्रेस्ड और फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बाई पीसफुल मीन्स बीइंग इन्फ्रिंज्ड। हाउएवर एट द सेम टाइम देयर इज नो प्लेस फॉर वायलेंट कलेक्टिव एक्शन। तो सिर्फ इतनी सी बात कही गई है। अब हम चलते हैं आगे। नरेगा अटेंडेंस ऐप रोल आउट आफ्टर 1 फील्ड विजिट से मिनिस्टर। तो मनरेगा में क्या रिफॉर्म्स किए गए अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक रिफॉर्म ये भी किया गया है कि यहाँ पर अटेंडेंस को लेकर एक ऐप बनाई गई है जिसका नाम है NMMS, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि यहाँ पर वर्कर्स की अटेंडेंस को कैप्चर करेगी। The center rolled out the National Mobile Monitoring System app to capture attendance of workers under National Rural Employment Guarantee Scheme after a field visit to Alwar district of Rajasthan। Ministry of Rural Development ने इन्फॉर्म किया है। तो मनरेगा कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये आपको पता तो चल ही गया होगा, लेकिन उसके बाद भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और EPFO कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये भी बता देना। नेक्स्ट है इनिशिएटिव फॉर UPSC एस्पिरेंट्स। तो बेसिकली अगर आप यहाँ इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हो तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो विजन IAS ने यहाँ पर अभ्यास प्रीलिम्स 2023 कंडक्ट करने वाला है, जिसमें यहाँ पर 3 टेस्ट होंगे ऑफलाइन मोड में। April 2 को होगा, 23 को होगा, 7 को होगा। तो आप भी यहाँ पर रजिस्टर करके दे सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इंक्स डील विद 19 एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पर एक स्कीम की बात की गई है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको अनाउंस किया था 2014 में। ये एक डिमांड ड्रिवन प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव है। तो बेसिकली यहाँ पर स्किल दिया जाएगा और उसके बाद प्लेसमेंट होगा। किसके अंदर आती है? तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर आती है। स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एंड प्लेसमेंट इन वेज एम्प्लॉयमेंट, और जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का अपवर्ड मूवमेंट हो सके और लोग यहाँ पर पॉवर्टी से बाहर आ सके। बेनिफिशियरीज कौन है इसके? तो मोस्टली यहाँ पर रूरल यूथ के ऊपर फोकस किया जाता है जिनकी उम्र यहाँ पर 15 से 35 साल है और जो कि यहाँ पर पुअर फैमिली से होते हैं। आगे हम चलते हैं। कास्टिंग द नेट। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको स्टैटिक पोर्शन में क्या कवर करना है? तो आपको वोकल लिगास के बारे में कवर करना है, आपको लिंगायत के बारे में कवर करना है, आपको बंजारा कम्युनिटी के बारे में कवर करना है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको कवर करने पड़ेंगे। तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि कर्नाटका में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोटा को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम्स का रिजर्वेशन था उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है और उस रिजर्वेशन को डिवाइड करने की बात की जा रही है वोकल लिगास और लिंगायत्स में। इन अक्टूबर इट इंक्रीज। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो SC का कोटा उसको इंक्रीज करके 15 से 17 कर दिया गया, जो STs उसका 5 से 7 कर दिया गया। लास्ट फ्राइडे इट डिड अवे विद द 4% कोटा जो कि मुस्लिम्स के लिए था, और ये कहा कि ये जो कोटा है ये अब शेयर होगा बिटवीन द पावरफुल वोकल लिगा एंड लिंगायत कम्युनिटी। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है ये जो BJP है इसने पूरे साल तो ये जो कम्युनल पॉट है इसको बॉइलिंग रखा कैसे। तो हिजाब का इशू आ गया, उसके बाद कन्वर्जन का इशू आने लगे, फिर टीपू सुल्तान लेगेसी। तो कर्नाटका में इलेक्शंस होने वाले हैं इसीलिए सब किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। नेक्स्ट है लिसन इन। पीपल्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रपोज्ड ओवरहॉल ऑफ जुडिशियल कैरी अ मैसेज दैट रेजोनेट्स बियॉन्ड इजराइल। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। बेसिकली यहाँ पर बात की गई है इसराइल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इसराइल में यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो उसका रीज़न ये है कि इसराइल में जुडिशरी को ओवरहॉल करने की बात की गई थी। जुडिशरी को ओवरहॉल करने का क्या मीनिंग है यहाँ पर? तो बेसिकली इन्होंने ये कहा था कि हम गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देंगे। फॉर एग्जांपल जो कमेटी यहाँ पर जजेस को अपॉइंट करेगी उसमें यहाँ पर गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। कोई यहाँ पर ऐसा
लॉ लेकर आया गया है जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसके बाद भी यहाँ पर जुडिशरी इंटरवीन नहीं कर सकती। तो ऐसे कुछ यहाँ पर चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और उसके बाद जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि अभी हम इसको बैक बर्नर पर डाल देते हैं, बाद में हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो ऑथर का ये कहना है कि जो यहाँ पर लीडर्स होते हैं इनको लोगों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। द स्ट्रीट प्रोटेस्ट इन इजराइल अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू proposed legislation on the country's judiciary, forcing him to back down on a day of panic in Tel Aviv, speak of the limits, उस लिमिट्स तक, बेसिकली जिस लिमिट तक यहाँ पर लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है बाई इलेक्टेड लीडर्स। तो इन्होंने यहाँ पर जुडिशियल ओवरहॉल की बात की गई, जिसमें यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट को अपर हैंड दिया जाएगा, गवर्नमेंट के पास यहाँ पर ज़्यादा पावर होगी जजेस को अपॉइंट करने की। जो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर पावर थी कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अगर कोई भी लेजिस्लेशन लाया गया है जो कि यहाँ पर नेसेट ने पास किया है, तो जो इसराइल की पार्लियामेंट उसको नेसेट कहते हैं, KNESSET, एंड टेक अवे द जुडिशरीज पावर टू इंटरवीन वेयर इट सीज अ थ्रेट टू द कंट्रीज बेसिक लॉ। और उसके बाद यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उसके बाद यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर ने पीछे हट गए। द प्रोटेस्ट दैट बिगेन इन जनवरी बिकेम एन अर्जेंट एंड डेली फीचर। और हमने ये भी देखा कि जो इजरायली आर्मी है ये भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रही थी। द कल्मिनेशन इन अ मास स्ट्राइक इन विच अ गवर्नमेंट यूनियन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड अफेक्टेड वर्क नॉट जस्ट इन इसराइल, द मेन एयरपोर्ट वॉज पैरालाइज्ड। और जो डिप्लोमेटिक मिशन अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ पर भी हमने यहाँ पर देखा कि प्रोटेस्ट हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में भी हो रहे थे। ऑन March 27 ही एड्रेस्ड द नेशन। और इन्होंने ये कहा कि हमने डिसाइड किया है कि बिल को हम डिले करेंगे क्योंकि नेशनल यूनिटी के इंटरेस्ट में ये ही है। मीनवाइल प्लान्स बाय द नेतन्याहू गवर्नमेंट टू एक्सपेंड सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक में बेसिकली यहाँ पर जो इसराइल है ये इजरायली लोगों के सेटलमेंट को इंक्रीज़ कर रहा है। तो जो 2 स्टेट सोल्यूशन है कि यहाँ पर पैलेस्टीन भी रह सकता है और यहाँ पर जो इसराइल है ये भी हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं हमें ख़त्म होता हुआ दिखेगा अगर इसराइल अपने सेटलमेंट करेगा वेस्ट बैंक में। ये क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि 2 स्टेट सोल्यूशन न्यूज़ में रहता है तो क्यों रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये इसराइल और पैलेस्टीन के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में रहता है। तो मीनवाइल प्लान्स बाय द नेतन्याहू गवर्नमेंट टू एक्सपेंड सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक हैव आल्सो कॉज्ड कंसर्न एट होम एंड इंटरनेशनली, क्योंकि इसकी वजह से जो 2 स्टेट सोल्यूशन है ये अंडरमाइन होगा और इसकी वजह से और ज़्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। तो लास्ट 12 मंथ्स में अगर हम देखें तो हमने श्रीलंका में प्रोटेस्ट देखा, हमने ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट देखा, हमने फ्रांस में पेंशन के को लेकर प्रोटेस्ट देखा, चाइना में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है एंड इसराइल में भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और ये प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। फॉर एग्जांपल श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका के लीडर को तो यहाँ पर फ्ली करना पड़ गया था, राजपक्षा को। एंड इन वन केस फ्ली जस्ट एज पीपल इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर टेकिंग ऑन देयर लीडर्स, दे आर लेसन्स दैट लीडर्स एवरीवेयर कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस प्रोटेस्ट। ये जो आर्टिकल है इन बेटर हेल्थ, तो इसमें सिर्फ डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। तो अगर आप चाहो और आपको यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग के लिए डेटा की ज़रूरत है तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इसराइल ऑन एज, तो ये वही आर्टिकल है जो कि हमने डिस्कस किया है, सेम इश्यूज़ की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है द न्यू व्हाट्सएप पैक्ट। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने फोकस किया है डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन के ऊपर। तो ये कंट्रीज़ यहाँ पर क्या कर रहे हैं और यहाँ पर ईस्टर्न यूरोप क्या कर रहा है, सेंट्रल यूरोप क्या कर रहा है, रशिया ने जब इन्वेजन किया उसके बाद। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये अलाइंसेस फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलाइंसेस को क्यों फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, रशिया से जो थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए ये यहाँ पर अलाइंसेस फॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्यों अलाइंसेस फॉर्म कर रहे हैं, क्या इनको यहाँ पर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर भरोसा नहीं है, या इनको नेटो के ऊपर भरोसा नहीं है, या तो इनको यूएस के ऊपर भरोसा नहीं है। इनको भरोसा है लेकिन उसके बाद भी ये खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब क्राइमिया का एनेक्सेशन हुआ था उसके बाद यहाँ पर यूरोप ने कुछ नहीं किया। जब तक यहाँ पर रशिया ने फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं कर दी अगेंस्ट यूक्रेन, तब तक यहाँ पर यूरोप एक साथ नहीं आया अगेंस्ट रशिया। लास्ट वीक द एयर चीफ्स ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपने एयर डिफेंसेस को इंटीग्रेट करेंगे रशियन थ्रेट को काउंटर करने के लिए। टुगेदर दे हैव नियरली 300 फाइटर एयरक्राफ्ट एंड द गोल ऑफ द 4 कंट्रीज क्या है कि ये एक फोर्स की तरह ऑपरेट करेंगे। द नॉर्डिक मूव इज अबाउट कोपिंग विद अ हाइटेंड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन नदर्न यूरोप आफ्टर द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और इसको यहाँ पर न्यू व्हाट्सएप एक्ट कहा जा रहा है। ओल्ड व्हाट्सएप एक्ट आपको पता होना चाहिए और इसको यहाँ पर न्यू व्हाट्सएप एक्ट कहा जा रहा है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जब पोलैंड यहाँ पर सोवियत ब्लॉक का पार्ट हुआ करता था ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस, तो यहाँ पर ये हेडक्वार्टर था व्हाट्सएप एक्ट का। व्हाट्सएप एक्ट को यहाँ पर बनाया गया था नेटो को काउंटर करने के लिए। तो व्हाट्सएप एक्ट को बनाया गया था नेटो को काउंटर करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि आज कितना चेंज आ चुका है। आज का जो व्हाट्सएप एक्ट है ये यहाँ पर रशिया को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, और उस समय का जो व्हाट्सएप एक्ट था ये यहाँ पर नेटो को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर व्हेन पोलैंड वाज पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक ऑफ ईस्ट यूरोपियन नेशंस, इट होस्टेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द व्हाट्सएप एक्ट दैट वाज सेट अप टू काउंटर द वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस द नेटो।
इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया द डिबेट हैज़ फ्रेम्ड द यूक्रेन वॉर, कि यहाँ पर रशिया को वॉर करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर नेटो एक्सपेंड कर रहा था. देयर इज लिटिल रूम इन द सिंपल नैरेटिव फॉर सेंट्रल यूरोपियन इंटरेस्ट, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर सेंट्रल यूरोप की जो हिस्टोरिकल मेमोरीज हैं, इन्होंने देखा है कि रशिया यहाँ पर कैसे एक्सपेंशन करता है और इन्होंने इस हिस्ट्री को जिया है. टुडे द सेंट्रल यूरोपियंस आर ईगर टू गेन कंट्रोल ऑफ देयर ओन डेस्टिनी, और ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, फिर ये वेस्टर्न यूरोप ही क्यों ना हो और ये यहाँ पर नेटो ही क्यों ना हो या तो यूएसए ही क्यों ना हो. Ukraine's surprising and costly resistance against the Russian invasion is certainly facilitated by the abundant supply of Western arms. तो यहाँ पर जो वेस्ट है ये लगातार आर्म सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, लेकिन जो हंगरी है ये एक्सेप्शन है. बेसिकली जब यहाँ पर वेपन सप्लाई करने की बात हुई तो हंगरी ने बोला हम तो वेपन सप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि पीस एस्टैब्लिश हो. डेली वंस रिमूव्ड जोग्राफिकली स्पीकिंग फ्रॉम मॉस्को, तो बेसिकली जब हम रशिया की बात करते हैं तो हम इंडिया रशिया रिलेशंस को देखते हैं, लेकिन जब यहाँ पर सेंट्रल यूरोप रशिया की बात करता है तो वो उस हिसाब से देखता है. But Russia's immediate neighbors, which have had very intimate yet fraught relationships with Russia, have a very different perspective. Beijing, जो कि आज क्लोज अलाय है मॉस्को का, इसके भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहे हैं ज़ारिस्ट रशिया, इसके अलावा सोवियत यूनियन के साथ भी इसके यहाँ पर कन्फ्लिक्ट रहे हैं. तो सेंट्रल यूरोपियन पर्सपेक्टिव्स को सोचना बहुत ज़रूरी है अगर इंडिया यहाँ पर सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ डील करना चाहता है. तो अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल यूरोपियन पर्सपेक्टिव्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडियन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर डीलिंग विद द वॉर इन यूक्रेन. Where you stand, it is often said, depends on where you sit. Central European views on Moscow are not only different from those of India, बल्कि ये वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ यूरोप से भी डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल फ्रांस एंड जर्मनी, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन वेस्टर्न यूरोप में इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा ना जो कि यूक्रेन के ऊपर पड़ रहा है. तो सेंट्रल यूरोपियंस कंप्लेन कि जो वेस्टर्न यूरोपियंस है ये इनकी रिपीटेड वार्निंग्स को इग्नोर करते रहे कि यहाँ पर रशिया का थ्रेट है. रशिया ने देखो 2014 में क्रिमियन पेनिनसुला को एनेक्स कर लिया, उसके बाद भी यहाँ पर वेस्टर्न यूरोप ने कोई एक्शन नहीं लिया. तो ये वेस्ट यूरोप के ऊपर नहीं डिपेंडेंट हो सकते हैं. बट देयर आर बिग डिफरेंसेस बिटवीन वेस्ट एंड सेंट्रल यूरोप ऑन द टर्म्स ऑफ पीस इन यूक्रेन एंड द लॉन्ग टर्म रोल ऑफ रशिया इन यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. इवन एज द सेंट्रल यूरोपियंस लुक टू नेटो फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रशिया, लेकिन ये अपना फ्यूचर इनके ऊपर तो नहीं डाल सकते हैं. सेंट्रल यूरोपियंस हैव लॉन्ग बीन अ ट्रैम्पलिंग ग्राउंड फॉर देयर लार्जर यूरोपियन पावर्स, फॉर एग्जाम्पल रशिया एंड जर्मनी. It is no surprise then that states in the region are now constructing local alliances की जो रशिया है उसके अगेंस्ट डिटरेंस कैसे क्रिएट किया जाए. फिर यहाँ पर ब्यूकारेस्ट 9 की बात की गई तो 2015 में 9 सेंट्रल यूरोपियन स्टेट्स एक साथ आते हैं रोमानियन कैपिटल में और ये फॉर्म करते हैं ब्यूकारेस्ट 9. तो ये 9 कंट्रीज कौन से हैं? बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड रोमानिया. बाद में यहाँ पर 3 Cs इनिशिएटिव के बाद 3 और कंट्रीज ऐड होते हैं जो कि ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 3 Cs इनिशिएटिव की बेसिकली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है इन द सेंट्रल यूरोपियन बेल्ट. 2020 में एक छोटा और ग्रुप बनाया जाता है जो कि है लबलिन ट्राइंगल, जिसमें पोलैंड है, लिथुआनिया है एंड यूक्रेन है. इट सीक्स टू प्रमोट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग द 3 स्टेट्स जिनकी शेयर्ड हिस्ट्री है और कल्चरल कॉमनलिटी है. तो क्या करने की ज़रूरत है और इंडिया को इन सब में क्या करने की ज़रूरत है? द यूएस विच इज़ ईगर टू सी इट्स रीजनल पार्टनर्स. तो यूएस भी ये चाहता है कि जो सारे कंट्रीज हैं यूएस की तरफ हमेशा ना देखें, ये भी यहाँ पर खुद को लेकर स्ट्रांग हो सके. तो यूएस तो ये सारे जो नए पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं यूएस इनको वेलकम ही कर रहा है. द मोदी ईयर्स हैव सीन कि जो दिल्ली है ये बहुत सारा डिप्लोमेटिक एनर्जी लगा रहा है कि हम यूरोप के साथ एंगेज करें. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डेनमार्क के साथ एंगेज करने की कोशिश करें, हम यहाँ पर नॉर्वे के साथ एंगेज हो रहे हैं, हम यहाँ पर फिनलैंड के साथ एंगेज हो रहे हैं. द रूलिंग बीजेपी टू हैज़ डिस्कवर्ड सम आइडियोलॉजिकल अफिनिटी विद द कंजर्वेटिव पार्टीज जो कि इस रीजन में है. बट रशियाज यूक्रेन वॉर हैज़ कॉम्प्लिकेटेड इंडिया सेंट्रल यूरोपियन स्ट्रेटजी. तो हमें यहाँ पर डिप्लोमेटिक तरीके से डील करने की ज़रूरत है और ऑथर ने इसका एक सोल्यूशन दिया है जो कि है डी हाइफिनेटिंग देयर रिलेशंस. तो डी हाइफिनेशन तो सबसे पहले यूएस लेकर आया था ये डी हाइफिनेशन की पॉलिसी. तो डी हाइफिनेशन का मतलब ये होता है कि 2 कंट्रीज जिनकी आपस में रिलेशंस अच्छे नहीं है उनके साथ इंडिपेंडेंट तरीके से डील करना. फॉर एग्जाम्पल इंडिया जब इसराइल और पैलेस्टीन के साथ डील करता है तो यहाँ पर हमारी डी हाइफिनेशन पॉलिसी है. डी हाइफिनेशन का मतलब ये है कि हम इसराइल के साथ जब डील करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अगेंस्ट पैलेस्टीन जा रहे हैं, या हम पैलेस्टीन के साथ अगर डील करें तो उसका मतलब ये नहीं कि हम अगेंस्ट इसराइल जा रहे हैं. तो 2 कंट्रीज जिनकी आपस में नहीं बनती है उनके साथ डील करते समय इंडिपेंडेंट तरीके से डील करना, तो इसको कहते हैं डी हाइफिनेशन. तो यूएसएस पॉलिसी को लेकर आया था इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में. तो ये ऑथर ने यहाँ पर सजेशन दिया है डी हाइफिनेटिंग देयर रिलेशंस. तो कुछ यहाँ पर टर्म्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डी हाइफिनेशन, डेफ्ट डिप्लोमेसी. तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट है गवर्निंग फॉर द लास्ट सिटीजन. तो यहाँ पर एक मिशन की बात की गई जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी. किसके लिए है? तो सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है. तो ये एक नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग.
has been strategically working to build the capacities of civil servants through various innovative interventions to sensitize and जो citizen participation है ये यहाँ पर increase हो सके. नेक्स्ट ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो इसको हम स्किप कर देते हैं. डेटाबेस हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग सॉल्विंग सेक्सुअल ऑफेंसेस. तो क्रिमिनल जस्टिस को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया है? I4C बनाया गया है. I4C क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. इसके अलावा CCTNS है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स. इसके अलावा यहाँ पर जो सेंट्रल डेटाबेस है NDSO का ये यहाँ पर लॉन्च किया गया था. और ICJS है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो कभी अगर क्वेश्चन है कि क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स में क्या किया गया तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो. कांग्रेस एंड OBCs अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़. तो कांग्रेस ने कैसे यहाँ पर OBC की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. OBC को कैसे रिजर्वेशन दिया गया ये सब हम डिस्कस करेंगे. तो पहली कमीशन जो कि यहाँ पर पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन थी ये कौन सी थी? ये थी काका कलेलकर कमीशन. तो मंडल कमीशन नहीं थी, ये कमीशन थी. और मंडल से पहले तो बहुत सारी कमीशन बनी हैं. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एज वेल एज डिमांड्स की इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए जैसे कि SC और ST को मिलता है. ये इंडिपेंडेंस के बाद ही शुरू हो गया था. इन 1953 द गवर्नमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेट अप द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. और उस समय OBC वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता था, इतना ज़्यादा वाइडली नहीं किया जाता था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राज्यसभा मेंबर काका कलेलकर. तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है. तो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1955 में, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया. उसके बाद यहाँ पर UP ने कमीशन बनाई, लेकिन इन कमीशंस के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. आपको यहाँ पर जो पहली कमीशन बनी थी फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये आपको पता होना चाहिए. 1990 में द सेंट्रल गवर्नमेंट लेड बाई कांग्रेस रेबल VP सिंह इन्होंने अनाउंस किया कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसको ये मंडल कमीशन भी कहते हैं, इनकी जो रिपोर्ट है उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा. तो मंडल कमीशन जो कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1978 में मोरारजी गवर्नमेंट के द्वारा, मंडल कमीशन ने यहाँ पर रेकमेंड किया था कि जो OBCs है इनको यहाँ पर 27% का कोटा मिलना चाहिए. तो रिकमेंडिंग 27% रिजर्वेशन फॉर द OBCs. और यहाँ पर 1980 में इसको सबमिट किया जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट और राजीव गांधी की गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं. फिर क्या चेंज किया जाता है? तो 2006 में ये जो 27% रिजर्वेशन OBCs को दिया गया था ये सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी एक्सटेंड कर दिया जाता है, जो कि मंडल रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से ही पेंडिंग था. 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है, लेकिन ये जो डेटा होता है SECG का, इसको अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया. मोदी गवर्नमेंट पावर में आती उसके बाद भी इसको अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार का ये कहना है ये जो डेटा है रिलायबल नहीं है. तो अभी हमारे पास कोई एस्टीमेट नहीं है इंडिया के OBC पॉपुलेशन का. जो है एस्टीमेट ये उतना प्रिसाइज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट करता है 2600 कास्ट को इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC 27% रिजर्वेशन के लिए. और मंडल कमीशन का ये कहना था कि जो OBCs है 52% ऑफ द पॉपुलेशन है. उसके बाद हमें नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो 61st राउंड हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 41% है. तो हमारे पास कोई प्रिसाइज एस्टीमेट नहीं है. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. वाई ब्रिटेन्स प्रिंस हैरी इज बैक इन कोर्ट. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर एक वर्ड आया विंडसर. तो हमने विंडसर फ्रेमवर्क डिस्कस किया था. अगर आपको पता है तो प्लीज़ बता देना कॉमेंट सेक्शन में, नहीं पता है तो पढ़ लेना. नेक्स्ट है डॉग्स वर्सेस राजस्थान हेल्थ बिल. तो राजस्थान एक हेल्थ बिल लेकर आया है जो कि राइट टू हेल्थ की बात करता है, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं उसके हम रीजंस डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर्स यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो राइट टू हेल्थ बिल कौन सा स्टेट लेकर आया है? राजस्थान लेकर आया है. मोस्ट कंटेंशियस सेक्शन ऑफ द बिल मैंडेट्स दैट कि कोई भी हॉस्पिटल पब्लिक हो या तो प्राइवेट हो, अगर इमरजेंसी है तो ये ट्रीटमेंट ऑफर करेगा बिना किसी प्री पेमेंट के. ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफर करेगा बिना किसी प्री पेमेंट के. प्रॉब्लम यहाँ नहीं, प्रॉब्लम ये है कि इसने तो ऑफर कर दिया ट्रीटमेंट, उसके बाद सरकार जो रीइम्बर्स करेगी उसका क्या प्रोसीजर है, तो उसका प्रोसीजर नहीं बताया गया है इस बिल में. हेल्थ इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये जो गवर्नमेंट है ये डॉक्टर्स के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज दे आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग सो. इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये यहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर डाल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट यहाँ पर लगभग 20,000 से 40,000 रुपये लगाती है टू रन ईच बेड इन देयर हॉस्पिटल्स. और आप क्या यहाँ पर एक्सपेक्ट करो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये क्या फ्री में करेंगे? अगर फ्री में नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रोसीजर है रीइम्बर्समेंट का? द एक्ट डज नॉट से हु विल पे दीज एक्सपेंसेस. द एक्ट डज मेंशन दैट द गवर्नमेंट विल रीइम्बर्स द हॉस्पिटल्स, लेकिन यहाँ पर क्या प्रोसीजर इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है. फिर ये भी क्लैरिटी नहीं है कि इमरजेंसी सिचुएशन जो आपने लिखा है इमरजेंसी क्या. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हार्ट अटैक है इसको इमरजेंसी की तरह ट्रीट करेंगे, या तो डिलीवरी टू अ चाइल्ड है इसको इमरजेंसी की तरह ट्रीट करेंगे, तो हमें नहीं पता है. व्हेन दे से हॉस्पिटल्स हैव टू प्रोवाइड इमरजेंसी सर्विस दे हैव नॉट डिफाइंड कि यहाँ पर इमरजेंसी सर्विस क्या है. इट कुड रेंज फ्रॉम अ हार्ट अटैक टू अ delivery to a child coming in with a stomach ache in the middle of the night. It will increase bureaucratic challenges in hospitals. और ये भी कैसे डिटरमाइन करोगे कि क्या यहाँ पर इमरजेंसी है और क्या यहाँ पर इमरजेंसी नहीं. दूसरी बात, आपने यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ रीइम्बर्समेंट नहीं बताया है.
फिर सरकार ने यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की कि क्या इमरजेंसी होगा, लेकिन लास्ट में सरकार ने एक और लाइन ऐड कर दी, वो ये है एनी अदर इमरजेंसी, जो कि यहाँ पर स्टेट हेल्थ अथॉरिटी ने डिक्लेयर की है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा था 1996 में, सारे ही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइवेट हॉस्पिटल है तो पब्लिक हॉस्पिटल है, सारे ही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को यहाँ पर इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी बिना पेमेंट्स के बारे में सोचे हुए। ठीक है, तो देयर इज अ 1996 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू प्रोवाइड इमरजेंसी केयर विदाउट वरिंग अबाउट पेमेंट्स। इट शुड ऑलरेडी हैव बीन हैपनिंग। तो अभी डॉक्टर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर सरकार का कहना है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स टू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल। बेसिकली यहाँ पर जो डॉक्टर्स की एजुकेशन होती है इसको यहाँ पर टैक्स पेयर के पैसे से सब्सिडाइज किया जाता है। जो यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने के लिए लैंड होता है सरकारी सब्सिडाइज रेट पर देती है और बहुत कुछ यहाँ पर सरकार बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये सरकार का कहना है। एंड गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि आपको ये करेगी आप यहाँ पर फ्री में किसी को ट्रीट करो, गवर्नमेंट आपको रीइम्बर्समेंट करेगी और जब रूल्स आएंगे आर्ट को लेकर तब यहाँ पर सारे रूल्स बनेंगे कि आपको किस तरीके से रीइम्बर्स किया जाएगा। तो जस्ट लाइक मनरेगा मेड वर्क अ राइट, तो हेल्थ जब एक राइट बन जाएगा तो लोग यहाँ पर एम्पावर्ड होंगे कि लोग यहाँ पर डिमांड कर सकें राइट टू हेल्थ फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जिसकी वजह से जो हेल्थ सेक्टर में गैप्स हैं गवर्नमेंट उसको भी फुलफिल करने की कोशिश करेगी, जो भी यहाँ पर गैप्स हैं उनको फिल किया जाएगा। फिर यहाँ पर दिल्ली की स्कीम के बारे में बात किया गया है। तो दिल्ली में एक स्कीम है जिसमें सारे ही हॉस्पिटल्स को रीइम्बर्स किया जाता है फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे प्रोवाइड। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को लेकर यहाँ पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है तो एसिड अटैक को लेकर यहाँ पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है। तो दिल्ली में स्कीम है जो कि यहाँ पर दिल्ली सरकार यहाँ पर रीइम्बर्समेंट प्रोवाइड करती है, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है राजस्थान में भी। नेक्स्ट है बैटल फॉर लीडरशिप ऑफ दाऊदी बोराज। तो दाऊदी बोराज न्यूज़ में बहुत रहते हैं, इसका रीज़न ये है एक्स कम्युनिकेशन जो किया जाता है। तो आपको यहाँ पर एक्स कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार रीड कर लेना। तो दाऊदी बोराज हैं कौन? अ स्मॉल बट वेल्दी कम्युनिटी ऑफ इस्माइली शियाज बेस्ड मेनली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। और इनके सुप्रीम लीडर को क्या टाइटल दिया गया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है डिसाइडेड टू होस्ट रशियन न्यूक्स टू वार्ड ऑफ प्रेशर फॉर फ्रॉम नेटो। तो बेलारूस क्या करने वाला है, तो बेलारूस बेसिकली यहाँ पर जो रशिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको अपने यहाँ डिप्लॉय करेगा। तो बेलारूस सेड ऑन ट्यूसडे इट हैड डिसाइडेड टू होस्ट रशियन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रेशर फ्रॉम द यूएस एंड इट्स एलाइज एम्ड एट चेंजिंग इट्स पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल डायरेक्शन। देखो मिन्स्क एग्रीमेंट हुए थे, तो अगर आपको मिन्स्क एग्रीमेंट पता है कि क्या है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नहीं पता तो आपको रीड करना पड़ेगा। देखो सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, अगर सब कुछ कवर किया जाएगा तो न्यूज़पेपर की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और मॉर्निंग में मेरे पास इतना टाइम होता भी नहीं है सब कुछ डिटेल में कवर करने के लिए। तो बेलारूस सेड ऑन ट्यूसडे इट हैड डिसाइडेड टू होस्ट रशियन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रेशर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज एंड एट चेंजिंग इट्स पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो बेलारूस है ये जो रशिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है इनको अपनी टेरिटरी में डिप्लॉय करेगा। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और जो भी टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको खुद से रेफर करना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर पाकिस्तान ओरिजिन हमजा यूसुफ। तो ये फर्स्ट लीडर ऑफ स्कॉटलैंड बने। बेसिकली स्कॉटलैंड में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला जाता, फर्स्ट मिनिस्टर बोला जाता है, तो ये फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट है यूएस जापान अराइव एट डील ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मिनरल्स टू कट रिलायंस टू चाइना। तो यहाँ पर यूएस और जापान ने एक डील की है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी मिनरल्स को लेकर। क्यों डील किया? क्योंकि ये चाइना के ऊपर अपने डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं और सप्लाई चेन को रेजिलेंट बनाना चाहते हैं। While the scope of the deal is limited, the Biden has also promoted it as the start of the new framework और US और यहाँ पर अलाइंस के साथ बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी और जो चाइना के ऊपर अलायंस है ये कम करने की कोशिश की जाएगी। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप और इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है ये भी आप मुझे बता देना। तो मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है IRDAI परमिट्स इंश्योरेंस टू फ्रेम कमीशंस फॉर पॉलिसी होल्डर्स। तो बेसिकली ये कहा गया है कि जो यहाँ पर कमीशन पेमेंट किया जाता है एजेंट्स को तो इसके ऊपर एक कैप फिक्स की जाए। द IRDAI हैज़ आस्क्ड इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूडिंग लाइफ एंड नॉन लाइफ टू फिक्स एन ओवरऑल कैप ऑन कमीशन पेमेंट टू एजेंट्स ब्रोकर्स एंड अदर इंटरमीडियरीज, और जिसकी वजह से यहाँ पर इंश्योरेंस को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। कुछ टाइम पहले IRDAI ने ये कहा था कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, जो पर्सन्स अफेक्टेड है विद HIV और एड्स या जिनको मेंटल इलनेस है, इनके लिए भी आपको कोई प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको प्रोडक्ट बनाना है। फिर यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात की गई है, तो ये हम देख लेते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसको क्यों लेकर आया गया था? तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इसको करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए।
जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं इस स्कीम में, ये इंक्रीमेंटल सेल्स की बेसिस पर दिए जाते हैं और ये सारे सेक्टर के लिए सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1% है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए अलग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल की स्टार्टिंग ड्रग्स एंड सर्टेन ड्रग इंटरमीडियरीज तो ये अलग है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंसेंटिव्स सारे सेक्टर्स के लिए सेम नहीं है, ये डिफरेंट है सारे सेक्टर्स के लिए। इन सम सेक्टर्स सच एज एडवांस्ड केमिस्ट्री, सेल बैटरीज, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड द ड्रोन इंडस्ट्री, जो इंसेंटिव है इस बेसिस पर दिया जाएगा कि आपकी सेल्स कितनी हुई है, आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपने यहाँ पर लोकल वैल्यूडेशन कितना किया है ओवर द 5 ईयर्स। सेक्टर्स जिनके लिए यहाँ पर पीएलआई स्कीम को अनाउंस किया गया तो 14 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से? ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, हार्डवेयर, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल, सोलर मॉड्यूल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्सटाइल्स एंड एपरल, वाइट गुड्स, ड्रोन्स एंड एडवांस्ड केमिस्ट्री, सेल बैटरीज। तो अगर आपको वाइट गुड्स पता है तो आप बता सकते हो। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।